When we learn about the systems, that is called as the physiology topics. So this is one of the physiology topics. Those who want to appear for NEET exam, this is an important topic. Chalo now, let us start. Let us start with the topic excretion and osmoregulation. Chalo, tell me, what do you mean by the term excretion? What do you understand by the term excretion? Removal of waste material. Acha, very good. Removal of waste material. Anyone else? आपके हिसाब से क्या लगता है? सबको यही पॉइंट लगता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल? Any other point? Any other point somebody else think? किसी को और भी कुछ लगता है क्या पॉइंट्स कि सिर्फ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल तो राइट ही है, हाँ? Nothing extra? Yes or no? Yes, Aditya, tell. Yes, Aditya. 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 Yes, miss. मिस इस बाय मिस्टेक हो गया। नहीं ठीक है, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? मिस मतलब कोई डाइजेशन होता है, तो उसमें से जो वेस्ट जो न्यूट्रिशन जो रहता है वो बॉडी में ब्लड में चला जाता है, और फिर बाद में जो वेस्ट जो होता है ना वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता है। ओके, तो ओके ठीक है। सो removal of waste product. So there are two types of waste products which are been removed from our body. All of you please note down the important things. हाँ, मैं कभी भी किसी को भी बीच में से बुला के पूछूंगी. I want each and everyone to be alert. All the students, किसी को भी अगर मैं माइक ऑन करने के लिए बोली तो आपको तुरंत माइक ऑन करना है, ठीक है? डोंट गिव मी सच एक्सक्यूज कि नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आप नेटवर्क में नहीं है तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ईच एंड एवरी वन शुड आंसर। मैं किसी को भी अभी बुला के पूछूंगी, समझ में आया या नहीं? Yes, miss. Yes. Okay, so removal of waste product, that is the right answer. But there are two types of waste product which have been removed from our body. दो टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिमूव होता है। एक होता है थ्रू एनस और दूसरा होता है थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है? जो एनस से रिमूव होता है वो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है। कैसा होता है? डाइजेस्टिव वेस्ट होता है। जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर निकलता है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, प्लीज नोट डाउन। अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल मतलब जो फूड का डाइजेशन ही नहीं हो पाया है, वो फूड जो है वो बॉडी के बाहर रिमूव होता है, ठीक है? एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। इजेशन, EGESTION, समझ में आया? Yes, ma'am. GESTION. So that is a solid waste which is removed outside the body by the process called as the defecation. उसको defecation कहा जाता है या फिर egestion भी कहा जाता है, ठीक है? जिससे बॉडी के थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर रिमूव होता है। अब आज हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट पढ़ेंगे वो कैसे रिमूव हो रहा है? इन अ लिक्विड फॉर्म, ठीक है? बाय द ओपनिंग कॉल्ड एज अ यूरेथ्रा, एंड द वेस्ट प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज यूरिन। क्या बोला जाएगा उसको? यूरिन। अंडरस्टूड? तो हम इस लेसन में जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है एंड इट इज बीन रिमूव्ड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एज यूरेथ्रा एंड द वेस्ट इज कॉल्ड एज यूरिन। इतना क्लियर है सबको? Yes. ओके, Yes, ma'am.
तो उसे हम कहेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में कौन सा वेस्ट होता है? सो इट इज प्रीडोमिनेंट ऑफ अ नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया इजेशन में अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वैसे एक्सक्रीशन में कौन सा वेस्ट होता है? नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी के बाहर रिमूव होता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ आपको एक और टर्म पढ़ना है इस लेसन में, दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है ऑस्मोसिस का रेगुलेशन। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? बायो में ही पढ़ा है, बताओ फास्ट फास्ट। ऑस्मोसिस का मतलब किसी को भी नहीं आता है? Nobody knows. Absorption of water. No, it is not absorption of water. Huh? Yes, Gayatri, say again. फ्लूइड मैम मेंटेनेंस, सेल का फ्लूइड। डिफ्यूजन होना सॉल्वेंट्स का। Diffusion होना, Sneha is telling addition of water. No. सराउंडिंग के साथ फ्लूइड मेंटेनेंस करता है सेल। The spontaneous movement. Okay. ऑस्मोसिस का मतलब होता है सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस। लिख लो कहीं तो। अब इस लेसन में बार बार मुझे नहीं पूछना है, यू मस्ट बी नोइंग द ऑस्मोसिस। यू आर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स नाउ, यू आर लर्निंग ऑस्मोसिस फ्रॉम योर लोअर क्लासेस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस। सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस। हमारे बॉडी में अगर सॉल्ट ज्यादा हो गया तो भी नहीं अच्छा है, वाटर ज्यादा हो गया तो भी नहीं अच्छा है। तो इसका भी ध्यान किडनी रखता है। ठीक है, तो किडनी वेस्ट तो रिमूव करता ही है, नाइट्रोजन वेस्ट तो रिमूव करता ही है, पर साथ में वो वाटर एंड सॉल्ट का भी बैलेंस रखता है। वाटर एंड सॉल्ट का भी बैलेंस रखता है। सो वी आर गोइंग टू लर्न किडनी इन डिटेल कि how the nitrogen waste is been produced, how it is maintaining water and salt का balance. Understood? Yes. So let us begin with our topic. Now, we know that the larger molecules which we eat, जैसे कि आप स्टार्च खाते हो, प्रोटीन खाते हो, हाँ, फैट्स खाते हो, ये सब लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। Through our digestive system, it has been broken down into the simple molecules. जैसे carbohydrate is broken down into glucose. ओमकार अपना माइक ऑफ करो। Carbohydrate is broken down into glucose. Protein is broken down into amino acid. Fat is broken down into fatty acid. तो जब लार्जर से स्मॉलर मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ठीक है। सो जो भी हमने कॉम्प्लेक्स चीजें खाई हैं उसका ब्रेकन डाउन किस में होता है? सिंपल फॉर्म में होता है, जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, दे आर बीन स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स चीजें बनती है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। इसी को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। So what is the use of this metabolism? It is providing the final product, that is the energy. Yes, क्या प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी तो मिलती है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। यस, एनर्जी तो मिलती है पर साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप। सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर। सो लेट अस सी many different chemical process occurs in our body. Sum total of all the process is called as metabolism. तो मेटाबॉलिज्म में क्या आता है? कैटाबॉलिज्म, that is breaking down, and anabolism मतलब making up, building up. Metabolism produces varieties of products, जैसे कि waste product.
तो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे भी फॉर्म में हो सकता है, फ्लूइड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो सकता है. So depending upon the type, they are eliminated through various organs of our body. Understood this much? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, All of you, ma'am. all of Yes, you, please yes. copy down this part. Larger molecule, ये वाला जो टेबल है, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसको कॉपी करो फास्ट. Larger catabolism, smaller molecule plus energy. Smaller molecule, put arrow mark anabolism और बीच में लिखो metabolism. Write down fast this much. लिखा सबने? Yes. Yes, ma'am. teacher. तो बताओ ना बेटा कि लिख के हो गया. आई एम वेटिंग फॉर यू. चलो ना, 1 mark क्वेश्चन. एक्सक्रीशन, सो इट इज एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब निकालना. मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसा होता है, अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस इज बीन रिमूव. वैसे एक्सक्रीशन में ऐसा नहीं होता. एक्सक्रीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट is removed outside the body. So write down definition of excretion. All of you write down heading excretion. Write down, I am dictating. Suppression, comma collection, comma elimination. Separation, collection, elimination of nitrogen waste, of nitrogen waste, of nitrogen waste. In bracket you can write down metabolic waste. In bracket you can write down metabolic waste from the body is called as excretion. लिखा सबने definition? Yes, Yes. What you have written? साक्षी? yes, ma'am. साक्षी बोल के दिखाओ. साक्षी गुप्ता. साक्षी Yes, गुप्ता बोल के दिखाओ क्या लिखा आपने. separation, collection, elimination of nitrogen waste, that is metabolic waste from the body, is called as excretion. शाबाश, वेरी गुड. ठीक है. यस, सो इस डेफिनेशन को पढ़ के अच्छे से याद कर लो. ये 1 mark का क्वेश्चन है आपको एग्जाम के लिए. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया है फॉर मेकिंग यू क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन. इजेशन जो एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर निकलता है, जिसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रहता है जो कि सॉलिड वेस्ट होता है. जबकि एक्सक्रीशन हम किडनी के थ्रू यूरिन के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बॉडी के बाहर निकालते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन. ठीक है.
सो इजेशन का मतलब क्या है? डिस्चार्ज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जबकि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो वेस्ट होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड का होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो कैटाबॉलिज्म की वजह से फॉर्म हुआ उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज मटेरियल डज नॉट पास थ्रू सेल्स, यहाँ पे कोई सेल के थ्रू नहीं जाता है, पर यहाँ पे सेल के थ्रू जाता है। सेल क्या है? हाँ, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो वहां पे एक्सक्रीशन होता है। देन इजेशन इन मल्टीसेलुलर एनिमल इज कैरिड थ्रू द फूड इज ईटन थ्रू माउथ एंड रिमूव्ड थ्रू एनस, जबकि एक्सक्रीशन के अलग अलग जगह हैं। एक्सक्रीशन का जो मेन प्लेस है दैट इज यूरेथ्रा, पर हम स्किन से भी एक्सक्रीशन करते हैं। स्किन से कैसे करते हैं? स्वेट के थ्रू। हम लंग्स से भी एक्सक्रीशन करते हैं, नोज से भी करते हैं बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, माउथ से भी बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सो egestion can be carried out only in animals, but it can be carried out, excretion is carried out both in plants and animals. आपने पढ़ा है आपके लोअर क्लासेस में कि प्लांट्स के पास बिग बिग वैक्यूल्स होते हैं, परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं, बिकॉज इस वैक्यूल्स में प्लांट का एक्सक्रीशन स्टोर्ड होता है। Okay. Now let us learn about the different types of excretory products which are being produced in the human body. सो फ्लूइड्स जैसे कि वाटर हो गया, गैस हो गया, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होते हैं। दिस आर एक्सक्रीटरी वेस्ट। हाँ, नाइट्रोजन वेस्ट में आता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, मिनरल्स, सॉल्ट, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं which are excreted either through urine or through feces or through the sweat. साथ में कुछ पिगमेंट्स मतलब कलर भी एक्सक्रीट होते हैं, जैसे कि यूरिन का जो कलर होता है, यूरिन का कलर कैसा होता है? लाइट येलो कलर का होता है। तो ये यूरिन का जो कलर है ना, लाइट येलो कलर, वो यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट के वजह से होता है। तो ये यूरोक्रोम पिगमेंट कैसे बनता है? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आवर हेमोग्लोबिन एंड बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन सॉरी हेमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से यूरोक्रोम बनता है और बिलिरुबिन के ब्रेकडाउन से फीसिस को कलर मिलता है। अगर आप ज्यादा बीटरूट खाओगे, बीटरूट, तो भी यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। तो यूरिन का कलर लाइट येलो नहीं होके पिंकिश कलर का यूरिन होने लगेगा, क्योंकि बीटरूट में कलर होता है, पिगमेंट होता है। ठीक है, स्पाइसेस खाओगे, जैसे कि आपने गार्लिक खा लिया, आपने ओनियन खा लिया, तो यू मस्ट फील दैट कि जब हम गार्लिक और ओनियन खाएंगे तो लंग्स के थ्रू ये स्मेल आती है। ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है ना, गार्लिक में क्या होता है? वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। तो लंग्स के थ्रू स्मेल, मतलब माउथ के थ्रू स्मेल आने लगती है, बिकॉज लंग्स के थ्रू ये इसका एक्सक्रीशन होता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, yes. Yes, yes. Yes, ma'am. सो आप नोट डाउन करो, चलो लिखो excretory waste products. Write down heading as excretory waste product produced in human body. Write down excretory waste product produced in human body. Number 1 लिखो fluid. Number 1 लिखो fluid. Put a dash and write down water. Put a dash and write down water. Number 2 में लिखो gas. Put a dash and write down CO2. Number 3 में लिखो nitrogen waste. Nitrogen waste. Put a dash and write down ammonia, urea, uric acid. स्क्रीन पे से स्पेलिंग देख लो, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया को आप NH3 भी लिख सकते हो।
अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। नेक्स्ट नंबर 4 आया ना अभी, नंबर 4 पे लिखो Yes. अदर्स। अदर्स, put a dash and write down creatinine, minerals, salt of sodium, potassium, calcium, etc. Miss completed. Again, next line में put a star mark in the margin. Put a star mark in the margin. Write down the heading Eurochrome. See the spelling from the screen. Put Eurochrome. Put a dash and write down. Gives light yellow color to the urine. Gives light yellow color to the urine. Gives light yellow color to the urine. उसमें second point लिखो. It is produced by breakdown of hemoglobin. It is produced by breakdown of hemoglobin. मैम दूसरा फिर से रिपीट कीजिए, हाँ, सेकंड पॉइंट फिर से बताएं मैम। it is produced by breakdown of hemoglobin. It is produced by breakdown of hemoglobin. Again, put a star mark in the margin. Put a next heading, bilirubin. Bilirubin. Put a dash and write down. Gives color to the feces. Gives color to the feces. Feces का spelling देख के लिखो. Gives color to the feces. Second point. Produced by liver in the form of bile juice. Produced by liver in the form of bile juice. Next, again put a star mark in the margin. Again put a star mark in the margin and write down this point. Copy the same point from the screen. Pigments in food like beetroot, underline the name. Butyria. Excess of vitamins, hormones and drugs are eliminated through urine. Copy down. Done? Yes. Okay. So body of the organism cannot store excess of carbohydrates, fats, but it is unable to store the amino acid. ठीक है? अब next question arises कि आप मुझे पूछोगे कि मैम ये नाइट्रोजन आता कहाँ से? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि नाइट्रोजन
is nitrogenous waste product is removed through urine. मैं अभी से आपको यही कब से लिखाते जा रही हूँ कि नाइट्रोजन वेस्ट। हाँ, पर फिर आप मुझे पूछोगे कि मैम ये नाइट्रोजन आता कहाँ से है? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज, आप अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ज्यादा फैट खाओगे तो भी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। बट अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन खाओगे ना, प्रोटीन किस में बदलता है? अमाइनो एसिड में बदलता है। हमने पढ़ा है ना डाइजेशन लेसन में, यस और नो? यस। हाँ, तो एक्स्ट्रा जो अमाइनो एसिड है ना, वो कभी भी स्टोर नहीं होता है बॉडी में। जो भी एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड है वो हमारे लिवर के पास जाता है, ठीक है? जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड गोज टू द लिवर। लिवर क्या करेगा कि ये जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड है उसको पहले अमोनिया में बदलेगा, फिर अमोनिया से यूरिया में बदलेगा। इतना समझ में आया? यस। जो भी एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन हो जाता है। तो पूरा समझो, आपने किसी दिन आपको बहुत पसंद आ गया कोई प्रोटीन वाला चीज, आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन का चीज खा लिया, मीन्स पूरे दिन आपने सिर्फ दाल खा लिया, पूरे दिन आपने ढेर सारा एग खा लिया, ठीक है? तो मतलब आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लिया। तो उस दिन जितना आपके बॉडी को अमाइनो एसिड जरूरत है उतना ही आपका बॉडी इस्तेमाल करेगा। बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड है वो लिवर के पास पहुंचा देगा। लिवर क्या करेगा इस एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड का? उसको पहले अमोनिया में बदलेगा और फिर उसको यूरिया में बदलेगा, और फिर यूरिया में बदलने के बाद वो किडनी के पास भेजेगा। लिवर किडनी के पास भेजेगा और फिर हम किडनी में यूरिन के थ्रू इस एक्स्ट्रा यूरिया को बॉडी के बाहर निकालेंगे। समझ में आया ये प्रोसेस कैसे होता है? वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। Whatever extra amino acid is there, it will come to the liver. In the liver, the extra amino acid will be converted into ammonia. Ammonia will be converted into urea. This urea, with the help of blood, it will come to the kidney. And kidney will remove this urea in the form of urine. Understood? Yes, ma'am. ये सिंपल प्रोसेस आप याद रखो, फिर इसको रिलेटेड हम आगे का चीज पढ़ेंगे। So now see the second point. Hence, amino acids are broken down into the ammonia, and that process is called as a deamination. So what happens during deamination? The amino group is separated from the amino acid and ammonia is formed. But what is the problem of this ammonia? मैंने अभी आपको क्या बोला? अमोनिया से यूरिया में बदल जाता है। क्यों अमोनिया से यूरिया में बदलता है? क्योंकि अमोनिया का बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, पॉइजनस है। तो पॉइजनस है तो कोई भी चीज हम उसको ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। तो अमोनिया का प्रॉब्लम क्या क्या है? सुनो, अमोनिया का प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही टॉक्सिक है, इसीलिए उसको बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता। और उसका सेकेंड मेजर प्रॉब्लम है कि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत है, जितना पानी हम नहीं पीते हैं। समझ में आया? इसीलिए अमोनिया इज बीन कन्वर्टेड इनटू यूरिया। समझ में आया? Yes, miss. Yes. ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट व्हाट हैपन? एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड जो है अमोनिया में बदला जाता है। जो भी एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड है वो अमोनिया में बदलता है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम अमोनिया जब बन जाता है तो उसको तुरंत एक्सक्रीट कर देना चाहिए ना बॉडी के बाहर, क्यों यूरिया बनाने का जरूरत है? तो उसका ये आंसर है कि क्यों हम अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं कर सकते, कि अमोनिया एक तो पहली बात बहुत टॉक्सिक है, इसीलिए उसको ज्यादा देर तक स्टोर भी नहीं किया जा सकता। हम उतना देर रुक नहीं सकते कि जब तक वो यूरिन बने। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत पानी की जरूरत है। कितनी? फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जस्ट 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए आधा लीटर पानी की जरूरत है, 500 ml वाटर की जरूरत है। आधा लीटर पानी पियोगे तब जाकर 1 ग्राम अमोनिया आपकी बॉडी से निकलेगा।
Understood? So it's a high amount of water, which we normally don't drink. We are terrestrial animals. We don't drink that much amount of water. So we drink a moderate amount of water. So in our case, what our liver does, अमोनिया को वो यूरिया में बदल देता है. ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है that I will be dictating you. You all please write down. So write down, all of you. All of you write down. एक मिनट है, just a second. Okay, write down all of you. In the liver, in the liver, excess of amino acid by the process of deamination, deamination का स्पेलिंग देखो, दिखेगा आपको यहाँ पे. See, I'm moving the cursor. By the process of deamination is converted into ammonia. इतना लिखा? Yes. Next point, write down. In the liver, ammonia is converted into urea. Ammonia is converted into urea. By the process called detoxification. By the process called detoxification. And cycle. कहाँ तक लिखा आपने? Process called detoxification. हाँ, तो इतना ही बोला है मैंने. यहाँ तक ही बताया ना बेटा मैंने. In the liver, ammonia has been converted into urea by the process called detoxification. And cycle called, continue the sentence, and cycle called, see the spelling from here, cycle called ornithine cycle. See second line में दिया, ornithine cycle को underline करो. And the cycle called ornithine cycle. अंडरलाइन किया ऑर्निथिन साइकिल को? Yes. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट लाइन में लिखो. इन द लिवर, वापस लिखो, इन द लिवर ammonia can also be converted into uric acid. Ammonia can also be converted into uric acid by the process called detoxification. वापस वही प्रोसेस का नाम है. By the process called detoxification मतलब टॉक्सिसिटी कम करना.
and with the help of inosinic cycle, inosinic pathway, you can see the spelling over here, inosinic pathway, sorry, inosinic pathway. ठीक है, Yes, तो teacher. आपको इतना चीज अब हाँ क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे ना कौन सा एनिमल कौन सा टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, उसके अनुसार देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अमीनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। पहले मैं समझाती हूँ, पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं आपको लिखने को टाइम दूंगी। अमीनोटेलिज्म मींस वो एनिमल्स, अभी देखो अगर आप पूरे आजू बाजू में देखोगे तो आपको एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी दिखेंगे, आपको बर्ड्स भी दिखेंगे, आपको इंसेक्ट्स भी दिखेंगे, आपको फिश भी दिखेंगे। फिश में भी आपको 2 कैटेगरीज दिखेंगे, एक समुद्र के पानी वाले फिशेस जो खारे पानी में रहते हैं और एक फ्रेश वाटर नदी और तालाब वाले फिशेस, है ना। So when you look around yourself, you can see there are different categories of animals living in a different types of habitat. So we are going to learn the which animal excrete which type of nitrogen waste. Okay, we are going to categorize them like that, depending upon which type of nitrogen waste they excrete. So there are 3 categories: अमीनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म and यूरिकोटेलिज्म। तो जो एनिमल अमोनिया बॉडी के बाहर निकालते हैं, क्या बोला मैंने, जो एनिमल अमोनिया बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन करते हैं वो एनिमल को हम क्या बोलेंगे, अमीनोटेलिक एनिमल, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, अमीनोटेलिज्म। समझ में आया इतना, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. अब उसी तरह से जो एनिमल यूरिया एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, वो एनिमल को क्या कहा जाएगा, यूरियोटेलिक एनिमल, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाएगा यूरियोटेलिज्म। ठीक है, तो हम कौन से कैटेगरी में हैं, हम कौन से कैटेगरी में हैं, यूरोटेलिज्म, यूरोटेलिज्म। वेरी गुड। हम कौन से एनिमल हैं, हम कौन से एनिमल हैं, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक एनिमल रहेगा तो टेलिक, प्रोसेस रहेगा तो टेलिज्म, एनिमल है तो टेलिक, प्रोसेस रहेगा तो टेलिज्म। ठीक है, तो हम यूरियोटेलिक एनिमल हैं और हम कौन सा वेस्ट निकालते हैं, यूरिया, इसलिए हम यूरियोटेलिज्म है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीशन में, तो उनको बोला जाएगा यूरिकोटेलिक एनिमल्स, और उस प्रोसेस को कहा जाएगा यूरिकोटेलिज्म। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सब अभी तो हमने आपने लिखा कि सब, भले वो अमोनिया हो या वो यूरिया हो या फिर वो यूरिक एसिड हो, बनता कहाँ पर है, बनता कहाँ पर है, Liver. लिवर में, लीवर, लिवर में बनेगा। लिवर। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के वजह से बनेगा, जैसे कि सेकेंड पॉइंट देखो, लिवर में डीअमाइनेशन से बनता है अमोनिया, लिवर में ही ऑर्निथिन साइकिल से बनता है यूरिया, लिवर में ही आइनोसिनिक पाथवे से बनता है यूरिक एसिड। तो अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग साइकिल या अलग अलग पाथवे से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, पर मैन्युफैक्चर किधर है, लिवर में ही बनता है। अब हम अमोनिया के बारे में जानते हैं कि अमोनिया के बारे में अभी मैंने बताया कि वो बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही पॉइजनस है, तो हाईली टॉक्सिक है उसका नेचर। जबकि यूरिया का नेचर कैसा है, थोड़ा लेस टॉक्सिक है, और यूरिक एसिड का नेचर कैसा है, नॉन टॉक्सिक है, बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। यूरिया सोल्यूबल है, जबकि यूरिक एसिड इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल। हाँ,
जो भी बर्ड्स होते हैं ना बेटा, बर्ड्स दे आर यूरिकोटेलिक बर्ड्स। तो आपने देखा होगा कि बर्ड्स लोगों का जो यूरिन होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। कौन से फॉर्म में होता है? पेस्ट फॉर्म में होता है कि नहीं होता है पेस्ट फॉर्म में? कभी आपको कभी मिला है कि नहीं बर्ड का एक्सक्रीशन? कभी तो भी लाइफ में मिला होगा ना, पेड़ के नीचे या कहीं तो भी जा रहे हो, खड़े हो तो। यस हाँ टीचर। हाँ, तो वो कौन से फॉर्म में रहता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में गिरता है क्या? इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पेस्ट। क्यों पेस्ट के फॉर्म में? बिकॉज यूरिक एसिड इज इनसोल्यूबल इन वाटर। यूरिक एसिड इज इनसोल्यूबल इन वाटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय यूरिन एट अ हायर रेट, रैपिडली मतलब बहुत फास्ट। यूरिक एसिड थोड़ा स्लोअर रेट। यूरिक एसिड एकदम बहुत ही स्लो रेट में एक्सक्रीट होता है। चलो अब हम देखते हैं कि कितना कितना पानी का जरूरत है। तो जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स है, पानी में भी रहने वाले में भी दो कैटेगरीज बताया मैंने, और जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, जो मीठे पानी में रहते हैं एनिमल्स, जैसे कि नदी तालाब में जो रहते हैं, वो लोग पानी उतना पी सकते हैं, बार बार पानी पी सकते हैं, और बार बार अमोनिया को बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को कम से कम 500 ml ऑफ वाटर लगता है। पर हम सब मॉडरेट एनिमल्स हैं, मॉडरेट पानी पीते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हम मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर पीते हैं। तो हमारे यूरिया को कितना लगता है? इट इज जस्ट 50 ml ऑफ वाटर फॉर 1 ग्राम ऑफ यूरिया। 50 ml। आप कंपैरिजन कर सकते हो, कहाँ 500 ml, कहाँ 50 ml। यूरिक एसिड की बात करेंगे तो उसको तो और भी कम लगता है, 10 ml। तो बर्ड्स वगैरह को आपने देखा होगा, बर्ड्स और इंसेक्ट को, कि वो लोग बहुत 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 कम पानी पीते हैं, तो उनका उससे एक्सक्रीशन यूरिक एसिड हो जाता है। समझा? हाँ बोलो। Anybody is asking some doubt? Okay. So examples यहाँ पे देखो, जो भी फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स है, स्पॉन्जेस है, बोनी फिशेस मतलब फ्रेश वाटर फिशेस, ऑल दिस थिंग्स। पर जो मरीन फिशेस है, मरीन जो समुद्र की फिशेस होती हैं, वो लोग इतना खारा पानी नहीं पी सकते। जो समुद्र के फिशेस होती हैं वो लोग इतना खारा पानी नहीं पी सकते, तो वो लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं? वो लोग भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। समझ में आया? यस मिस। Yes, miss. तो जो खारा पाने वाले एनिमल्स होते हैं ना, मरीन वाटर फिशेस, दे आर आल्सो एक्सक्रीटिंग यूरिया। बाकी के सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूरिया में आते हैं, और यूरिको में बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, ये सब यूरिक में आते हैं, जो बहुत 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 कम पानी पीते हैं। आपको पता है, अगर ह्यूमन बीइंग को नेचर ने कैसे बनाया, ह्यूमन बीइंग को नेचर ने कैसा बनाया? मॉडरेट पानी पीने के लिए। पर क्या होता है कि कुछ कुछ लोग बहुत ही कम पानी पीते हैं, बहुत ही कम पानी पीते हैं, तो क्या होगा? लीवर क्या करने लगेगा? यूरिया के जगह क्या बनाने लगेगा? सॉल्ट क्यों बनाएगा बेटा? यस, यूरिक एसिड बनाने लगेगा। क्या बनाने लगेगा? लीवर को क्या बनाना चाहिए? लीवर को क्या बनाना चाहिए? यूरिया बनाना चाहिए। यूरिया। बट अगर आप पूरे दिन में सिर्फ आधा ग्लास या 1 ही ग्लास पानी पी रहे हो पूरे 24 घंटे में, हाँ, हार्डली 2 ग्लास ऑफ वाटर इफ यू आर ड्रिंकिंग, चलो 1 ग्लास भी छोड़ दो, 2 ही ग्लास पानी पी रहे हो 24 घंटे में, तो आपका लिवर 1 दिन इंतजार करेगा, 2 दिन इंतजार करेगा, 4 दिन इंतजार करेगा। पर अगर आप महीनों महीनों यही काम कर रहे हो तो आपका लिवर यूज टू हो जाएगा, और लिवर क्या करने लगेगा? यूरिया तो बनाएगा ही, पर साथ में यूरिक एसिड भी बनाने लगेगा, बिकॉज वाटर का इनएडिक्वेट है। तो व्हाट विल हैपन? वी आर नॉट यूरिकोटेलिक एनिमल्स, तो थोड़ा बहुत तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा ही, पर बाकी का जो यूरिक एसिड है ना, वो जॉइंट्स में जाकर जमा होने लगता है। किधर जमा होने लगता है? हड्डियों के जॉइंट्स में, बोन्स के जॉइंट्स में, जिससे कि एक दिन में कभी नहीं होता ये सब चीजें, जिससे कि कुछ सालों में वो पर्सन को क्या होगा? आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाएगा। किसका प्रॉब्लम होगा? आर्थराइटिस। मतलब वो हाथ पैर हिला भी नहीं पाएंगे,
ऐसे आर्थराइटिस को हम गाउट आर्थराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाउट आर्थराइटिस। गाउट आर्थराइटिस में क्या होता है? यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है जॉइंट्स में, और उसका कारण हम ही लोग हैं। हाँ, क्या है? हम पानी नहीं पी रहे थे इतने साल तक, तो लिवर को क्या लगा कि इतना पानी तो मिलता ही नहीं है, चलो अब यूरिक एसिड बनाना चाहिए। समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Yes, ठीक है। सो हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक? 50 milliliters. 50 ml. 50 ml पानी पियोगे बस? 8 liters. 1 लीटर पानी पियोगे पूरे दिन में? 8 liters. Yes. At least you should drink, at least I'm telling you, at least 6 glass of water daily. 6 glass of water daily. अभी तो आप घर पर ही हो, तो आपको यूरिनेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ यू वांट टू गो फॉर लू, यू कैन गो टू यूरिनेशन, बट व्हाट विल हैपन, आप जब पानी पियोगे तो आपका बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, आपके बॉडी का टॉक्सिसिटी भी निकल जाएगा, और साथ में आपका लिवर बराबर काम करेगा। मींस लिवर यूरिया ही बनाएगा, यूरिक एसिड नहीं बनाएगा। देखो बच्चों, जेनेटिक प्रॉब्लम को छोड़ के, जेनेटिक प्रॉब्लम को छोड़ के जो भी बीमारियां हमको होती हैं वो सब हमारे खाने पीने के ऊपर ही होते हैं। ठीक है? सिर्फ जेनेटिक बीमारियों और इनबॉर्न ma'am. बीमारियों को छोड़ के, जो इनबॉर्न बीमारियां हैं या फिर जो जेनेटिक डिजीज है जैसे डायबिटीज वगैरह समथिंग हो गया, इन बीमारियों को छोड़ के बाकी के जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब हमारे खुद के खाने पीने के वजह से होती हैं। और ये याद रखो बच्चों, कभी भी ये बीमारी एक दिन में नहीं होती है कि आपने आज ये चीज खा लिया तो कल ही बीमार हो जाओगे। नो, इट टेक्स years and years to accumulate. ठीक है? when after some years it will accumulate, then there is no reverse, there is no coming back. ठीक है? so always have a healthy habits right from your lower age. अभी आपका you are at the age of puberty, you are in a teenage. ठीक है? you have to live a very long life, so you have to be healthy. ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या अच्छा हेल्दी ईटिंग हैबिट होना चाहिए? यू शुड ईट हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना? सब वेजिटेबल्स खाना चाहिए जिससे कि आपको विटामिन मिले, मिनरल्स मिले। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू शुड ड्रिंक एट लीस्ट 5 to 6 liters of water daily. Ideally we should drink 8 liters of water daily. Ideally we should drink 8 liters of water daily. But if it is not possible for you to drink that water at one stretch, at least try introducing one glass of water daily. ठीक है? but not more. See, anything in excess is always harmful. अगर मैंने आपको 8 लीटर बोला और आपने एकदम अच्छा ये सोच के आपने कभी 10 लीटर 12 लीटर पानी पीने लगोगे तो that is also not good for the body. हाँ, excess of water is also not good for the body. Whatever amount has been told to you all, you have to follow that protocols. Understood? Yes, समझ ma'am. में आया? Yes. ठीक Yes, है? miss. तो अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा? You can take a screenshot of this page and start writing this in this form so that आपको एग्जाम में पढ़ने के लिए हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट भी ले लो और साथ में लिखने को भी स्टार्ट कर दो। स्क्रीनशॉट लिया सबने? Yes. Yes, miss. हाँ, तो अगर अभी लेक्चर में अभी हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम, जस्ट अ सेकेंड। होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ये होमवर्क रहेगा, यू हैव टू कंप्लीट दिस एज अ होमवर्क। हाँ, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं आपको वो गाउट वाला भी दिखा देती हूँ। देखो ये यूरिया साइकिल है, जिसको हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ठीक है? अब मैं ये वाला पार्ट आपको सिर्फ एक्स्ट्रा बता देती हूँ एंड देन फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको यूरिक एसिड के बारे में बताया, पर कुछ अदर एनिमल्स में यूरिक एसिड तो होता है, साथ में कुछ एनिमल्स प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स भी वेस्ट के फॉर्म में रिमूव करते हैं। ठीक है? कुछ एनिमल्स जैसे कि स्पाइडर्स हो गया, स्कॉर्पियंस हो गया, पेंगुइन्स हो गए, they excrete guanine which is a nitrogen base as a nitrogen waste. क्या बोला मैंने? आपने पढ़ा है ना डीएनए आरएनए में
एडेनाइन, Yes. गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो ये जो गुआनिन होता है बेटा, गुआनिन होता है एक टाइप का नाइट्रोजन बेस है। पर ये जो 3 एनिमल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस एंड पेंगुइन्स, ये लोग नाइट्रोजन बेस को ही नाइट्रोजन वेस्ट के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकालते हैं। तो इसीलिए ये एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये लोग गुआनिन रिलीज करते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, गुआनोटेलिक एनिमल्स। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, गुआनोटेलिज्म। क्या बोला जाएगा प्रोसेस को, गुआनोटेलिज्म। टेलिज्म। समझ में आया? सो ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ तक ही मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। या लर्न अबाउट द गाउट डिजीज ऑल्सो। गाउट, मैंने आपको गाउट के बारे में भी बताया, जिसको हम गाउट आर्थराइटिस भी कहते हैं, या फिर सिर्फ गाउटी भी कहते हैं। हाँ, GOUTY, गाउटी भी कहा जाता है, या फिर गाउट आर्थराइटिस भी कहा जाता है। सो ये कब होता है, ड्यू टू डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में नहीं होता है, डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म में होता है। और डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म कम होगा जब आप जंक फूड खाओगे, जब आप पानी कम पियोगे। ठीक है, डोंट ईट जंक फूड। यस टीचर। ठीक है, सो मैं वापस इस स्क्रीन पेज पे आ जाती हूँ, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन जस्ट कॉपी डाउन। हो जाएगा तो मुझे बताओ। 5 minutes are there, you can just copy down in your notebook and this will be your homework. टेक्स्ट बुक में जहां तक आज मैंने पढ़ाया है उतना सबका पढ़ के होना चाहिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद द अदर पार्ट। समझा? यस। Yes, ma'am.
Yes, all of you have written. Yes, ma'am. Okay, so learn and keep this much. We will be seeing all the rest other part in the next class.